Very good morning, Nishtha and Krutik. Please be online. Once again, very good morning to all my dear students. I hope you all are fit and fine. So, here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us.
Yes, guys. It's little bit network glitches, so please bear with me. Okay, now so we are going to start our third module. In the last session, we have enjoyed with the investment alternatives and the brief about that, a kind of celebration for we can say the English day. So now we'll move to the next one, that is the unit three. Up to 3 units, there will be no calculations or no practical sums. In the fourth and fifth unit, you will find some practical sums and all. So now, the third and the most important aspect, security analysis, risk and return. दो चीजों के ऊपर हम सिक्योरिटी का एनालिसिस कर सकते हैं. नो डाउट कई सारी चीजें हैं, बट मेन दो एस्पेक्ट जो है वो है रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क कितना है एंड रिटर्न कितना है. हमने वेब सीरीज देखी होगी कि भाई रिस्क है, इश्क है तो रिस्क एंड समथिंग लाइक दैट, बट वो सब बोलने के लिए अच्छा लगता है. इन रियल लाइफ इट्स टफ. सो रिस्क एंड रिटर्न, व्हाई टू आइडेंटिफाई सच थिंग्स, बिकॉज इसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं. आज कोई भी सिक्योरिटी, हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिक्योरिटीज ओनली, equity market only, we are going to talk about stock market. So risk and return, these are the main two things that one need to identify before investing in any of the script. अब ये आप कैसे जान सकते हो, तो इसके अलग अलग कई सारे तरीके हैं. जैसे आप पी रेशियो आइडेंटिफाई करो, अलग अलग लिवरेज आइडेंटिफाई करो, कंपनी की बैलेंस शीट देखो. दो तरीके से हो सकता है. एक तो हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस. दोनों एनालिसिस जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही है. टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टेक्निकली स्टॉक मतलब शेयर जो है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे जाएगा एंड ऑल वो बताएगा. फंडामेंटल एनालिसिस भी वही बताएगा कि भाई शेयर कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं जाएगा. बट फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के बताएंगे. कंपनी फिनेंशियली कितनी स्ट्रांग है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो अल्ट्राटेक सीमेंट के पास अगले 10 साल के ऑर्डर एडवांस में पेंडिंग है. तो अगले 10 साल तक कंपनी को कुछ होने वाला नहीं है. वहाँ पे अर्निंग उसकी बढ़ती ही जाएगी, प्रॉफिट भी उसका बढ़ता ही जाएगा एंड सो ऑन. तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद वी कैन से दैट यस, L&T अल्ट्राटेक इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. एक बात याद रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ऑलवेज लॉन्ग टर्म सजेस्ट करता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो टेक्निकल चार्ट्स, करंट मार्केट ट्रेंड, मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट ब्रेथ, इन सब को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कितने, कौन सा वहाँ पे चार्ट बनता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई नाउ यू शुड बाय और यू शुड सेल एंड समथिंग लाइक दैट. सो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है. ना ये करने का फ़ायदा क्या है, ये करने का फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें रिस्क कितना है ये आप जान पाएंगे. रिस्क के सामने रिटर्न कितना है, प्रोबेबल रिटर्न है, ये फिक्स नहीं होता है बट प्रोबेबली आपको उसमें से रिटर्न कितना मिलेगा ये भी आप जान पाएंगे. जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस करके SBI परचेस करने का बोला गया. SBI की करंट मार्केट प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है. तो वहाँ पे उसको बोला गया कि भाई 300 में लॉन्ग टर्म के लिए SBI परचेस करो और उसका टारगेट रहेगा 500 रुपीज़ एक साल में. एंड अगर वो 250 से नीचे जाता है तो आप वहाँ पे निकल जाना, तो आप एग्जिट कर लेना. तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि रिस्क कितना है. रिस्क जो है वो 50 रुपीज़ का है. 300 से 250 तक का जो है वो रिस्क रहेगा.
कि अगर 250 से नीचे जाएगा तो आपको उसमें से एग्जिट कर लेना है। तो 50 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड एज योर रिस्क। अगर परसेंटेज में आप कैलकुलेट करेंगे तो 15-17% के आसपास वो होगा, जबकि उसके सामने रिटर्न कितना है, 300 से लेकर 500 तक। तो मतलब अगर हम 500 कंसिडर करके चले तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 70% के आसपास का रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है फॉर द लॉन्गर टर्म, 1 2 3 साल के आसपास जो भी वहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंगली। तो नाउ आप वहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई यस, यहाँ पे रिस्क कम है 15%, लेट से एज्यूम करते हैं रिस्क जो है वो 15% है एंड रिटर्न जो है वो 70% है। Guys, can you hear me? Guys, can you hear me? ओके गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो 15% है एंड रिटर्न जो है वो 70% है। तो व्हाट वन शुड डू, वन शुड इन्वेस्ट। नाउ दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सेम एसबीआई का ही। अब एसबीआई ही परचेस करने का बोला है। वहाँ पे बोला गया कि अभी 300 का रेट चल रहा है, आप टारगेट रखिए 400 का, एंड वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए 200 रुपये का, कि अगर 200 रुपये हो जाते हैं तो आप वहाँ से एग्जिट कर लेना, तो उतना लॉस आप अपना बुक कर लेना। तो अब यहाँ पे रिस्क कितना होगा, ऑलमोस्ट 40% जितना, एंड रिटर्न कितना है 50% जितना। तो यहाँ पे ये टफ हो जाएगा कि यहाँ पे रिटर्न जो है वो 35-40% के आसपास ही मिलेगा, रिस्क भी उतना ही है 35-40%, एंड रिटर्न भी उतना ही है 35-40%। सो बेटर नॉट टू ट्रेड इन दिस पोल। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का शॉर्ट टर्म का एग्जांपल है। जैसे कि अभी एस बी आई 300 रुपये ट्रेड कर रहा है, 300 रुपीज़, एंड एक टिप्स आई आपको कि भाई एस बी आई परचेस करो, 310 का टारगेट है, 310 का टारगेट है, एंड सामने स्टॉप लॉस जो है वो 285 का है। 285 का स्टॉप लॉस माइंड में रख के आप ट्रेड कीजिए, टारगेट 310 का है। तो क्या ये ट्रेड करना चाहिए रिस्क एंड रिटर्न को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स? टेल मी। यस गाइस, एस बी आई 300 रुपया है अभी, टारगेट उसका 310 का है, स्टॉप लॉस उसका 285 का है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके गुड, राइट। क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए अमृता, वाई नॉट टू ट्रेड? यस एग्जैक्टली, रिस्क ज़्यादा है एंड रिटर्न कम है, दैट्स वाई वी शुड नॉट ट्रेड। So, okay, guys, this is the basic concept of risk and return that we should keep in our mind. If the risk is higher, then definitely we expect higher return. If the risk is less, then we can also accommodate with the nominal return. But everyone, as far as the stock market is concerned, everyone expect कि risk कम हो and return जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले. So this is the basic concept of risk and return. Is it clear to you guys? Okay, so now let's see how it works.
systematic risk is there, unsystematic risk is there. So let's see how it works. Risk is the possibility of loss or injury and the degree or probability of such loss. See, there is not fix कि आपको लॉस ही होगा, लॉस होगा ये फिक्स नहीं है, प्रॉफिट होगा ये भी फिक्स नहीं है, रिटर्न मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, रिटर्न नेगेटिव भी मिलेगा पॉजिटिव भी मिलेगा, वो बात की बात है। बट सबसे पहला रहेगा रिस्क। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कितने परसेंट चांसेस है लॉस जाने के। जैसे कि अगर हम आईपीएल की बात करें, वहाँ पे अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो चांसेस जो है वो 50-50% है। या तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है मैच जीत जाएगा या तो हार जाएगा, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, टाई नहीं होगा। जनरली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में वहाँ पे भी सुपर ओवर में फाइनल हो जाता है। सो दो पॉसिबिलिटी है, या तो जीत जाएगा या तो हार जाएगा। सो सेम टाइम रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस or injury and the degree or probability of such loss with special reference to the investment। भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कितना परसेंट लॉस जाने के चांसेस है, आपको कितना पैसा यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। रिस्क इज डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी इन रिटर्न और वोलेटिलिटी इन रिटर्न। नाउ सपोज अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो क्या वहाँ पे रिस्क है? गाइस, क्या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने में रिस्क है? यस, वेरी गुड। नो, देर इज नो रिस्क। बट जब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करते हो जो वोलेटाइल है, तब वहाँ पे आपको ये रिस्क का इश्यू सामने आ सकता है। रिस्क इज डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी इन रिटर्न और वोलेटिलिटी इन रिटर्न। Risk is the chance of actual return being less than the expected return। आज जो एसबीआई का मैंने एग्जांपल दिया, टारगेट जो था, लेट्स सी पहला वाला एग्जांपल 300 में परचेस करके 500 में सेल करो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो मैंने परचेस किया था और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न था कि भाई मैं एसबीआई को 500 में सेल करूंगा। बट समहाउ मुझे वो जल्दी सेल करना पड़ा क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए एंड समथिंग लाइक दैट। तो मुझे वो 500 की जगह 350 में ही सेल करना पड़ा। तो मेरा यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न जो है वो टोटली चेंज हो गया। जितना रिस्क मैंने लिया था उसके सामने मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला। Thus, risk means any deviation from expected returns. Sometimes it may positive and majority time it's negative. While in the majority of the case it shows negative. More specifically, the probability that the returns from any assets will differ from the expected yield is the risk inherent in the assets। आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है, 7% बोला है आपको, 7% ही मिलेगा कंफर्म, एक भी पेनी उसमें प्लस माइनस नहीं होगी, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आपको बोला है पोस्ट ऑफिस ने कि 5 साल के बाद आपके पैसा डबल हो जाएंगे, तो डबल होने ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। सो यू कैन से दैट एक्सपेक्टेड यील्ड इज द रिस्क। बट वो एसेट में तो रिस्क है ही नहीं क्योंकि जो बोला गया है वो डिलीवर किया जाएगा। सो अगर जो आपकी एक्सपेक्टेशन से वहां से वो डेविएट होता है, देन इट्स द रिस्की वन। So, the probability that the returns from any assets will differ from the expected yield is the risk inherent in the assets। सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर म्यूचुअल फंड में करोगे तो रिस्क वहाँ पे कम होगा। Now, components of risk, as I said, two types of risk are there: systematic and unsystematic risk। नाउ सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लियरली यहाँ पे बता दिया है।
जो आपके हाथ की बात नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, जिसको आप एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर कर सकते हो। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स कोज सिस्टमेटिक रिस्क टू अ कंपनी। वो वहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कंपनी के लिए बन सकते हैं, बट माइंड वेल कि वो सभी के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। जैसे कि ये लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी में इतने क्राइसिस आए, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी स्टॉक्स, एवरी कंपनी। ऐसे नहीं होगा कि भाई पूरा लॉकडाउन हो गया तो रिलायंस का शेयर जो है 5,000 हो गया और बाकी के शेयर्स जो है वो 5-5 रुपए के हो गए। नो, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, every company, every stocks. So external factor cause systematic risk to a company. The company is not able to control this risk. Not only the company, but no one. In most of the cases, no one can control the external environment. Systematic risk affects the market as a whole. जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है, द रिस्क आर फैक्टर स्पेसिफिक। द फैक्टर्स आर स्पेसिफिक, यूनिक एंड रिलेटेड टू द इंडस्ट्री और कंपनी इटसेल्फ। जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री या तो कंपनी के रिलेटेड रिस्क है, आप उसे अनसिस्टमेटिक रिस्क बोल सकते हो। जैसे कि कंपनी का बैड परफॉर्मेंस, कंपनी का सेल्स कम होना, कंपनी की प्रोडक्ट बंद होना and something like that. So that is specifically related to particular industry or company and that can be controlled. वो कंपनी कंट्रोल कर सकती है। सो नाउ सिस्टमेटिक रिस्क लेट्स सी इन डिटेल। नॉन डाइवर्सिफाइबल, आप उसको डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते हो, जो है एज इट इज आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीबडी। So, systematic risk affects the entire market, like the bull grip और bear hug. बुल जब मार्केट आगे बढ़ेगा तो सभी स्क्रिप्ट आगे बढ़ेंगी, जब मार्केट में बेरिश होगा तो सभी स्क्रिप्ट के प्राइसेस जो है वो कम होंगे। सो लाइक द बुल ग्रिप और द बेयर हग, दोनों जो है वो एप्लीकेबल है मार्केट में सभी स्क्रिप्ट्स के लिए। which leads the whole market towards one direction, either upward or downward. मूवमेंट विल बी द फिक्स वन। अगर बुल ग्रिप है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बेर हग है तो मार्केट नीचे जाएगा। बुल्स एंड बेर्स, ये दो मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने शायद एनएससी या फिर ऐसी बड़ी बड़ी ऑफिस के बाहर बुल्स देखा होगा। वो बुल जो है वो जब किक मारता है तो मतलब वो जब उछालता है तो मार्केट पूरा उछल जाता है, एंड बेर जब अपने हाथ से पछाड़ता है तो मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। दोनों की फितरत है। बुल हमेशा अपना सर ऊपर की ओर उठाता है और बेर हमेशा अपना हाथ जो है वो नीचे की तरफ मारता है, एंड दैट्स व्हाई। सो आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, एंड इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर मार्केट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की, एक पूरी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है।
Okay, so we have done with the bulls and bears. Then economic condition, किसी एक कंट्री की एंटायर इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी अफेक्ट करेगी उसके स्टॉक मार्केट को. पॉलिटिकल सिचुएशंस, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट. जैसे कि अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 17 ईयर्स में 17 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए. तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा. एंड वन कैन नॉट अवॉइड सच सिचुएशंस और सोशियोलॉजिकल चेंजेस that affects the securities market. Recession can affect the profit prospect of the industry and the stock market. अगर मार्केट में सभी जगह पे रिसेशन आ जाता है, लिक्विडिटी क्रंचिस आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सब प्राइम क्राइसिस ऑफ अमेरिका. तो अगर रिसेशन आ जाता है देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर इंडस्ट्री. तब वहाँ पे सभी कंपनीज के शेयर्स जो है उसका परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे डाउन होता जाएगा. These factors are beyond the control of the corporation or the investors. Investors can't control such factors. And even corporations, company, or even government cannot control it. They cannot be entirely avoided by the investor. So, as and when investor is going to invest, he or she has to consider such factors. आज आप देखिए सिंगापुर इज द फिनेंशियल हब. मैंने आपको वीडियो दिखाया है शायद सिंगापुर का, नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगा आपको सिंगापुर का वीडियो जो है वो, वाई दे आर फार अहेड, मैं दिखाऊंगा आपको. सो वन नीड टू आइडेंटिफाई सिस्टमेटिक फैक्टर्स और यू कैन से द सिस्टमेटिक रिस्क. आपको मालूम है नेपाल में 17 साल में 17 PM बदल गए, फिर भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस में ही रहोगे. So they cannot be entirely avoided by the investors. Investors has to be rational one. Systematic risks are unavoidable and is further subdivided into the following. Let's see क्या क्या market risk होगा उसमें. Yes, it is there. Interest rate risk, purchasing power risk. So the first one is market risk. In the tangible events like earthquakes, war, political uncertainty, and fall in the value of the currency. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बंगाल में आपको मालूम होगा अभी कितना इश्यूज हो रहा है. बंगाल में आपको मालूम होगा अभी कितना इश्यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेंट इवेंट, रिसेंट इलेक्शन. काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चेंज हो गई है. सो द कंपनी दैट बिलोंग्स टू द बंगाल दे आर सफरिंग अ लॉट. अभी रिसेंटली एक मॉल को लूटा गया. नाउ अगर देखो फॉर एग्जांपल वहाँ पे वॉलमार्ट का मॉल होता एंड वॉलमार्ट के मॉल को अगर लूटा जाता बंगाल के 10-15 सिटीज़ में ऐसा कुछ होता है तो उसकी इम्पैक्ट डायरेक्ट वॉलमार्ट के शेयर्स के ऊपर आपको देखने को मिलती, क्योंकि उसको फिनेंशियल लॉस हुआ है. इसकी इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइजेस के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है. सो अर्थक्वेक, वॉर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, जो हमारी करेंसी है उसकी प्राइजेस में प्लस माइनस हो सकता है, तो वो भी एक प्रकार का रिस्क ही है. देन intangible events are related to the market psychology. Such psychology is affected by the real events. साइकोलॉजी एक होती है, जैसे कि लॉकडाउन हो गया तो ओ माय गॉड लॉकडाउन हो गया, अब सभी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाएगी एंड वी विल बी इन रिसेशन मोड. तो ये एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है. कुछ इवेंट होती है जैसे कि बांग्ला में ये इवेंट हो गई तो लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली उसकी इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में आती है. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज अमेरिका अगर रशिया के ऊपर एक मिसाइल छोड़ देता है तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, वर्ल्ड वॉर. ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, एक हमारी साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है. एक बार अगर ये वॉर स्टार्ट होता है इन दोनों बड़े लोगों के बीच में तो डेफिनेटली हमारा देश जो है उसमें पार्ट लेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी इफेक्ट काफ़ी खराब आएगी.
एंड जिसकी वजह से इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट में आएगी, क्योंकि साइकोलॉजी एक सेट हो गई कि अब तो वर्ल्ड वॉर होगा, तो डेफिनेटली हमें अपने पैसे जो है मार्केट में से निकाल लेने चाहिए। मार्केट में से पैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको सेल करेंगे। जब सभी लोग उसको सेल करेंगे तो डेफिनेटली ब्लड बात हो जाएगा वहां पे। इफ नो वन इज गोइंग टू परचेज देन द सेलर सर्किट विल बी देयर। सो दिस इज हाउ अ साइकोलॉजी क्रिएट्स, एंड जिसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में आएगी। गाइस, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? ओके, गुड। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क, बॉन्ड रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, ये भी मार्केट में अफेक्ट करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लेंडिंग रेट्स को चेंज कर देंगे, बॉन्ड रेट्स वहां पे बढ़ा देंगे, रिटर्न कम कर देंगे, एंड एनीथिंग कैन बी लाइक दैट। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट अगर कम किए जाएंगे तो भी तो मार्केट के लिए अच्छा है, बट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो है वो बढ़ जाएगी, जो सभी कंपनी को अफेक्ट करेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बिना लोन के स्टार्ट हुई हो। सभी कंपनीज ने बाहर से तो पैसे बोरो किए ही होंगे, बैंक से या फिर समहाउ। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मैटर करता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में जनरली देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 15 से 24% का रिटर्न मिलता है पर ईयर। अब सपोज गवर्नमेंट आपको बैंक एफडी में 18% का रिटर्न दे रही है, रिटर्न चेंज कर दिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज कर दिए। अब गवर्नमेंट आपको फिक्स डिपॉजिट में 18% का रिटर्न दे रही है, तो क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? डेफिनेटली मेजोरिटी विल से नो, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, एंड यहाँ पे विदाउट रिस्क गवर्नमेंट हमें 18% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, एंड वाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो वहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कम कर देंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे। सो ये भी मार्केट के लिए एक रिस्क हो जाएगा। बॉन्ड रिटर्न्स एंड कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। देन परचेजिंग पावर रिस्क, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लोगों का परचेजिंग पावर कितना है। अगर डिमांड में है तो लोग खींचे चले आएंगे, लोग खींचेंगे तो भाई यस चलो ठीक है, ये अभी जैसे कि 2009 में हुआ था, लोग सभी लोग इवन पानी पूरी का ठेला वाला जो था वो भी आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहा था। तो परचेजिंग पावर, अगर परचेजिंग पावर है तो काफ़ी अच्छा है, डिमांड होगी, पुल इन्फ्लेशन होगा, एंड सेम टाइम अगर वो नहीं है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी एंड पोस्ट इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क दैट वन नीड टू टेक केयर। नाउ unsystematic risk. Unsystematic risk is a unique and peculiar to a firm or an industry. Unsystematic risk stems from financial leverage. This is particularly for industry or company. Unsystematic risk stems from financial leverage, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, जैसे कि सत्यम इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था, सत्यम कंप्यूटर्स, सहारा, कोडाक, नोकिया, माइक्रोमैक्स एंड फ्यू अदर्स। तो दिस इज फॉर पर्टिकुलर कंपनी ओनली। रिलायंस, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो फिनेंशियल लीवरेज, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इतना बड़ा काम कर रही है, ठीक है, कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल है, बट नाउ सपोज क्रूड ही उसको ना मिले तो, जो उसका मेन रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड है, अगर क्रूड ही खाली हो जाएगा तो कंपनी रन ही नहीं कर पाएगी अपना बिजनेस, एंड कंपनी हैज़ टू वाइंड अप। So raw material, availability of raw material, changes in consumer preferences and labor problems. आज कंज्यूमर, जैसे कि सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो पेट्रोल एंड डीजल की कार बनाते हैं। अब सपोज चेंज आ गया, कंज्यूमर को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही चाहिए, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो काफ़ी सफ़र करेगी। एंड एट दैट टाइम टेस्ला जो है
वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगी. So this is how unsystematic risk can be identified. Then the nature and magnitude of the above mentioned factors differs from industry to industry and company to company. जैसे कि मैंने बताया, दिस इज विथ स्पेशल रेफरेंस टू द इंडस्ट्री और अ पर्टिकुलर कंपनी. मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको एग्जांपल दिया कि लोग अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स परचेस करेंगे तो आइदर कंपनी हैज टू डाइवर्सिफाइड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और दे हैव टू स्टॉप देयर present production of diesel and petrol vehicles. So it differs from company to company or industry to industry. These factors have to be analyzed separately for each industry and firm. जैसे कि मुझे अभी टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, तो टाटा मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके लिए फ्यूचर अच्छा है. पर अगर मैं बात करूँ टाटा सोल्ट की, तो वहाँ पे और भी कई सारी कंपनीज है एंड वो इंडस्ट्री ऐसी है जो कि मच नीडेड है. सोल्ट तो हम सभी को चाहिए. सो अकॉर्डिंगली इट कैन बी एनालाइज्ड सेपरेटली फॉर ईच इंडस्ट्री एंड फर्म. अगर हम टाटा डोकोमो की बात करें तो उसने तो मार्केट में से स्टेप बैक कर लिया. अगर हम टाटा डोकोमो की बात करें तो उसने तो मार्केट में से स्टेप बैक कर लिया, टाटा डोकोमो. तो टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप काफ़ी अच्छा है, और उसमें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स एंड दिस वन टाटा डोकोमो. तो वो इंडस्ट्री वाइज कंपनी वाइज जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क अलग अलग रहेगा. These factors have to be analyzed separately for each industry and firm. Now, types of unsystematic risk, business risk, फ्लक्चुएशन इन सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे कि आज कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो काफ़ी आगे बढ़ गई क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बढ़िया रिसर्च किया, कोरोना की वैक्सीन निकाली एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट अगर आपकी कंपनी रिसर्च करती ही नहीं है तो क्या होगा, आपको अपना शटर डाउन करना पड़ेगा. पर्सनल मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ योर मैन पावर. फिक्स कॉस्ट अगर काफ़ी ज़्यादा है, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसी प्रोडक्ट के ऊपर आपका पूरा बिजनेस चल रहा है, आपके बकेट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ही नहीं है, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर सर्वाइव कर रहे हो. अगर वही प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट या तो आपका कंपटीटर आपसे बढ़िया प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ जाएगा तो आप क्या करोगे. देन सिचुएशन विल बी द टफ फॉर यू. देन एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क लाइक सोशल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स. जैसे कि यूपी बिहार में गवर्नमेंट ने लीकर का प्रोडक्शन बैंड कर दिया, तो अब वहाँ पे जो कंपनीज थी वो सफ़र करेगी पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से. बिजनेस साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी. अनदर एग्जांपल, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, तो दोज हु आर कनेक्टेड विद दोज बिजनेसेस दे आर इन लॉस. उसकी बिजनेस साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई है या माने पूरी बंदी हो गई है. देन फिनेंशियल रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद द फिनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कंपनी की ओनर्स की कैपिटल कितनी है, बाहर से कितना लाया है, कंपनी की प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा. So these are the unsystematic risks that one also need to consider before investing in the company. Okay, so guys, we'll keep up to this only. Risk we have discussed. Now about the return we'll discuss in the next session. So risk is clear to you guys, systematic risk and unsystematic risk. Any doubts for this guys? Okay, very good. So we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you so much guys. Enjoy your day. Take care.